आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और आज जो विषय है वो है जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है एवं यह कैसे संकट में है। यह प्रमुख पर्यावरणीय अवधारणा से संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देरी के रुके हुए हम देखते हैं आज किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला चीज देखेंगे कि जैव विविधता क्या है, उसी तरह से देखेंगे जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे संकट में है। उसी तरह से देखेंगे जैव विविधता का महत्व क्या है। उसी तरह से देखेंगे जैव विविधता के लिए क्या खतरे हैं, यानी कौन कौन से उसके थ्रेट्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसी तरह से हम जैव विविधता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस सब को हम आज डिस्कस करेंगे और इस सब के लिए आप जरूर बने रहे, क्योंकि ये सारे प्रश्न मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो आपको ये मदद करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं और देखते हैं कि जैसा कि मैंने बताया तो इससे आपके मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए। पहला, इस वीडियो को देखने के बाद आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न, जैव विविधता के महत्व को बताएं और वैश्विक जैव विविधता की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, आप इससे इस प्रकार के उत्तर दे सकते हैं कि जैव विविधता को किस प्रकार का खतरा है और जैव विविधता पर खनन और वनों की कटाई के प्रभाव की व्याख्या करें। इस तरह का क्वेश्चन का भी आप इस वीडियो से जवाब दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं कि प्रजातियों का पुनः प्रवेश, रीइंट्रोडक्शन, जैव विविधता के लिए किस प्रकार अच्छा है, संक्षेप में चर्चा करें। जैसे कि अभी चीता पे आया था और उस पे मैंने एक लाइव वीडियो भी बनाया था, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी हुए बिना रुके हुए आपको हम जल्दी बता देते हैं। तो पहला, जैव विविधता क्या है, इसको एक ब्रीफली संक्षेप में समझिए। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। इसमें आप देखेंगे तो अनुवांशिक स्तर पर विविधता, जैसे कि व्यक्ति और पौधों के बीच, यानी इसमें आप देखेंगे तो आपको अनुवांशिक स्तर पर विविधता मिलेगी। जैसे कि आप और आपके भाई एक तरह नहीं दिखते हैं, तो उसी तरह कोई भी एक जानवर हो एक ही स्पीशीज का, लेकिन उसको अलग अलग तरह दिखते हैं, तो उसमें क्या, ये अनुवांशिक विविधता है। उसी तरह से जैसा कि मैंने बताया व्यक्ति और पौधों के बीच में किस्मों की विविधता, उसी तरह से प्रजातियों की विविधता है। मानव प्रजाति अलग है, फिर उसी तरह से होमोनिड्स अलग है, कई तरह के अलग प्रजातियां हैं। उसी तरह से आप देखेंगे तो जितने भी विल्ड एनिमल है उसकी अलग अलग प्रजातियां हैं, तो उसमें भी विविधता पाई जाती है। और उसी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता और उसी तरह से उसके हैबिटेट यानी आवास की विविधता भी सम्मिलित है। और अगर हम देखें तो ये जो विविधता है ये लगभग 4.6 या मोटे मोटे तौर पे आप कहें तो 5 अरब साल के हमारे पृथ्वी के इतिहास में तकरीबन 3.8 अरब वर्षों में ये जैव विविधता विकसित हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं आप लोगों का क्लास लेता हूं तो मैं बताता कि 3.8 बिलियन साल पहले यानी 3.8 अरब साल पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और तब से लेके अभी तक ये इवॉल्व हुआ है। लेकिन इसके बीच में अगर हम देखें तो इसमें हम देखें कि इस पीरियड में 3.5 बिलियन में ये क्या हुआ, 5 महाविलुप्ति, ये जो है आपका 5 महाविलुप्ति होने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। और सभी उपलब्ध साक्ष्य जो है, जितनी भी अभी एविडेंस बता रहे हैं, चाहे आप टेम्परेचर का एविडेंस ले लें, कई तरह के एविडेंस ले रहे हैं, वो 6ठी महाविलुप्ति की घटना की ओर संकेत देते हैं। और ये जो है वर्तमान में चल रहा है, यानी वर्तमान में जो चल रहा है वो 6th मास एक्सटिंक्शन, जिसको कह सकते हैं 6ठी महाविलुप्ति, हिंदी में कह सकते हैं। तो ये पिछली 5 घटनाएं जो थी वो प्राकृतिक आपदाओं और पृथ्वी के कक्षा, यानी कि प्राकृतिक आपदा पृथ्वी के अक्ष के इस पे या पृथ्वी के कक्षा में परिवर्तन हो गया हल्का आगे पीछे सूरज से दूरी की वजह से, तो इस वजह से हुआ है। लेकिन वर्तमान में जो जैव विविधता को नुकसान हो रहा है वो पूरी तरह से आप देखेंगे तो मानवीय गतिविधियों के द्वारा होता है, जो अंधा डेवलपमेंट, अंधा विकास जो कहते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है और ये कैसे संकट में, आखिर इसमें जो संकट में उसको कैसे हम कर सकते हैं। तो पहली बात आप देखें, दुनिया के कई हिस्सों में जैव विविधता में कमी या हानि यानी बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। और
कई लोग इस पे कई मीटिंग होती है और कई सारी चीजें होती है। ठोस कार्रवाई करने की जरूरत हम और आप पे है। पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के परिणाम स्वरूप प्रजातियों की हानि, विविधता की हानि होती है। होता क्या है कि आप कई स्पीसीज को मार देते हैं, कई उससे क्या होता है कि उससे जो लिंक्ड स्पीसीज रहते हैं वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद उस एरिया का बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाता है और लॉस हो जाता है। उसी तरह से देखें कि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस तरह के नुकसान क्या दर्शाते हैं, क्योंकि अभी तक हम जानते हैं कि कई प्रजातियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र में उसकी क्या भूमिका है, इस पे अभी तक लोग समझे नहीं है कि उसका संभावित उपयोग क्या है। जैसे कि अगर आप समझें तो जैसे कि आप ये देख लें कि मेडिसिनल चीज है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके मेडिसिनल बेनिफिट है, बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपको इमर्जिंग डिजीज से रोकता है, बहुत सारे ऐसी चीजें। आप बायोडायवर्सिटी लॉस करेंगे आपको कोरोना जैसे बीमारी आ जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो जैव विविधता का महत्व को समझना होगा आपको, तभी आप जैव विविधता की इसको समझेंगे। तो इसके कई महत्व है, उसमें पहला महत्व हम देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा जो होता है मानव स्वास्थ्य और औषधीय उपयोग, यानी इसका मेडिसिनल, अब जितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगा उस तरह के पौधे आपको मिलेंगे, उस तरह से दवाएं आप बना सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में ये एक एलोवेरा को आप देख रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए इस तरह, इससे ये आप समझ सकते हैं कि कुछ प्रजातियों में ऐसे गुण होते हैं जिनका उपयोग बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। यानी आप ये समझिए कि इलाज के लिए, जैसे एग्जाम्पल एलोवेरा, आप जानते हैं रसीला पदार्थ है जिनका उपयोग क्या होता है, जलन और अन्य त्वचा संबंधी परेशानियों के लिए होता है। यानी कि आप जलन हो रहा है त्वचा, उसी तरह से बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इसका यूज होता है। तो एलोवेरा जो है वो जंगल में विलुप्त हो चुका है। जो एलोवेरा हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, वो जंगल में विलुप्त है, लेकिन पहले ये जंगल में पाया जाता था बड़ी मात्रा में, लेकिन अब जंगल में एलोवेरा नहीं पाया जाता है, किंतु अभी भी यह पाया जाता है क्योंकि यह व्यापक इसके रूप में इसकी खेती की जाती है। यानी आपका ये आप देखिए कि आपका खेती किया जाता है, बार बार आप देखें इस तरह से, और इससे कई प्रोडक्ट, आप तो इसका वाणिज्यिकरण कमर्शियलाइजेशन हो गया है, बहुत सारे एलोवेरा के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो जैसे उसी तरह से देखिए पौधे, पक्षियों, मच्छरों की आबादी, यानी जितने भी बायोडायवर्सिटी में चीज है उसका रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये उभरती जो इमर्जिंग डिजीज है उससे बचाता है। यानी आप एक स्पीसीज को खत्म कर देंगे, बहुत सारे स्पीसीज को खत्म कर देंगे, जंगल को नष्ट कर देंगे, तो उससे नुकसान क्या होगा कि आपको नए नए बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कोरोना, कोविड-19 आप देखा है, तो ये जो बताया जाता है, या बायोडायवर्सिटी लॉस से इस तरह की बीमारी, नई नई बीमारियां आपके पास आएगी। तो इसीलिए इस बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है जो इंसान के स्वास्थ्य को लेकर के। दूसरा आप देखेंगे तो आध्यात्म और सौंदर्य प्रकृति, जिसको एस्थेटिक कहते हैं, ये देखिए ये कितना खूबसूरत नजारा है। तो इस तरह का जो है ये एक टेम्परेट फॉरेस्ट का है कई स्थान, जैसे कि ये समशीतोष्ण, आप ये देखिए ये जो है टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, इस टेम्परेट फॉरेस्ट जो है आप देखिएगा तो आपके मन को काफी सुकून मिलेगा, काफी ऐसा लगेगा कि अध्यात्म, और देखने में कितना खूबसूरत है, आप देख ही रहे। तो इस तरह से ये अपने सौंदर्य और इन विशेष स्थानों में रहने के जीव, अब इस तरह से क्या होता है कि ये जो जीव है और जो पर्यावरण है उसके बीच एक संतुलन बनाए रखता है, नाजुक संतुलन जो फ्रिजाइल ये बनाए रखता है। अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये सारी चीज खत्म हो जाएंगे, आपके मन की शांति भी खत्म हो जाएगी। तो एक घटक को बाधित करने से सकारात्मक या नकारात्मक उत्पन्न होता है, और अगर आप इसमें से कुछ घटक को निकाल देंगे तो इसके अप्रत्याशित परिणाम होंगे। यानी अप्रत्याशित, इनप्रेसिडेंटेड ऐसा परिणाम हो सकते हैं कि आपको ये सारे का सारा जंगल खत्म हो जाएगा। यानी इतना खूबसूरत जंगल आप देखेंगे, इसमें आग लग जाएगा, कभी सूख जाएगा, तो फिर वहाँ रेन फॉरेस्ट है तो ये रेन भी बंद हो जाएगा, उसमें फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएगी। तो ये सारे चीज जो है ये क्यों हो रहा है, ये ज्यादातर आप देखेंगे मानव गतिविधि के कारण हो रहा है। तो आगे तो ये तो एक महत्व हो गया। दूसरा, एक तो आपका हेल्थ बन रहा है, एक आपका मानसिक स्वास्थ्य इससे बन रहा है। दूसरा चीज देखते हैं बायोडायवर्सिटी का, तीसरा खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी होती है, जो हमारे खाने की सुरक्षा, ये भी। अब आप देखेंगे यहाँ, जैसा कि ये आप गेहूं का खेत देख रहे हैं, जो अभी कुछ दिन में आप देखेंगे कि गेहूं की ये होगा। तो कृषि भूमि में आनुवांशिक
विविधता, यानी इसमें आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप का गेहूं का विविधता होता है, विभिन्न प्रकार के गेहूं की तरह खाद्य आपूर्ति विविध भविष्य के प्रजनन स्टॉक के लिए फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करती है, यानी जो भविष्य में इस तरह का नए नए वेराइटी और नए नए बीज को, ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज्यादा विविधता होगी, उतनी ज्यादा उसकी मतलब उसकी बचने की संभावना अधिक होती है। एक नए पौधे की बीमारी या जलवायु परिवर्तन या परिवर्तन के प्रभावों से एक या महत्वपूर्ण सुरक्षा होती है विभिन्न बीज को। तो एक तो खाद्य सुरक्षा, दूसरा हम देखेंगे पर्यावरणीय नैतिकता, यानी आपकी नैतिकता क्या है पर्यावरणीय। क्या आप इंसान जो है वो हर जगह अपने मतलब जो हर जगह आप पॉल्यूशन, हर जगह प्रदूषण फैला देंगे, नहीं। तो इसको लेकर के कुछ नैतिकता होती है। जैसे कुछ अगर जीव की बात करें, जैसे कि कुछ जंतु और पौधे अपने प्राकृतिक आवास में उसको रहना चाहिए। जैसे कि अंटार्कटिका का एग्जांपल ले लें, ये आप देख रहे हैं, ये पेंगुइन कॉलोनी, ये पेंगुइन कॉलोनी देख रहे हैं। तो इस तरह का जो जानवर होते हैं वो अपना आवास में ही रहना चाहिए, और मनुष्यों को इन पारिस्थितिकी तंत्र को, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र आप देख रहे हैं, ये जो पेंगुइन की कॉलोनी देख रहे हैं, ये पेंगुइन को जो देख रहे हैं, इसको अपने इसमें बगैर हस्तक्षेप, मानव हस्तक्षेप के, या यथासंभव हो कि मानव उस एरिया को अछूता रखे और करना चाहिए। यह लक्ष्य कुछ हद तक, अब यह लक्ष्य जो है, ये अगर चूंकि मानव नहीं जाएगा तो कभी कभी इको टूरिज्म से टकराता है, क्योंकि इको टूरिज्म में लोग जाते हैं बहुत सारे ऐसी जगह जहां नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन फिर भी आप देखें तो जैसे कि विशेषकर आप देखें तो इस तरह के पेंगुइन की कॉलोनी और अंटार्कटिका के जैविक समृद्ध अपतटीय, तो ये जो अपतटीय क्षेत्र है ये काफी संवेदनशील होता है, काफी संवेदनशील एरिया होता है, काफी फ्रजाइल है। तो इसमें लोगों को इको टूरिज्म भी नहीं करना चाहिए, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। और ये हमारे नैतिकता भी करता है, और जो पर्यावरणीय इथिक्स है, जो इन्वायरमेंटल इथिक्स है, उसके अंतर्गत ये आता है। तो चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध बफर का काम। अब ये जो बायोडायवर्सिटी है, ये प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध बफर का काम करता है, एक बफर जोन बनाता है एरिया। कैसे, अभी आप देखते हैं इसको। जैसे कि विविध पारिस्थितिकी तंत्र में ये क्या होता है, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखता है बायोडायवर्सिटी। उदाहरण के लिए तूफान, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, साइक्लोन जो आता है, चक्रवात जो आता है, पारिस्थितिकी तंत्र को संरचनाएं और कार्य प्रदान करने में जैव विविधता महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और ये फाइनली क्या करते हैं, लोग को मदद भी करते हैं। तो प्राकृतिक आपदा में आप जानते हैं, जैसे कि बहुत बार बंगाल की खाड़ी में जब तूफान आता है तो वहां जो मैंग्रोव होते हैं वो उसको रोक देते हैं। उसी तरह इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे तटीय क्षेत्र में ये नारियल का पेड़ या इस तरह के जो आप देखते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है उस तूफान के प्रभाव को कम करने के लिए। और ये कम जब होता है तो डेफिनेटली बात है, इससे कई लोगों की मदद होती है, कई लोगों की जान भी बचती है। तो ये बायोडायवर्सिटी के ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं पारिस्थितिकी पर्यटन, जिसको इको टूरिज्म कहते हैं। ये भी आप देखेंगे तो इको टूरिज्म में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है, इको टूरिज्म, जो बायोडायवर्सिटी लॉस की वजह से खतरे में आ गए। तो वन्य जीवों की हानि से पारिस्थितिकी रूप से खतरे वाले स्थानों में पारिस्थितिकी पर्यटन उद्योग खतरा में। चूंकि पारिस्थितिकी पर्यटन जो इको टूरिज्म होता है, आप वो इकोलॉजिकली चीज को, नए स्पीसीज को आप देखने जाते हैं। जब वहां स्पीसीज ही लॉस हो जाएगा, स्पीसीज रहेगा ही नहीं, तो आप क्या देखने जाएंगे। तो इसका मतलब जो एक पारिस्थितिकी इको टूरिज्म काफी अच्छा चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग रोजगार पा रहे थे, बहुत सारे लोगों की आजीविका चल रही थी, वो भी खतरे में आ जाएगा। और इस तरह से हमारा जो एक मानवीय संकट है वो भी हो सकता है। तो ये दुनिया में आप देखेंगे, क्यों, क्योंकि अब जैसे कि दुनिया के बड़े बड़े एरिया जैसे उष्णकटिबंधीय आप देख लें, वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ और मध्य अफ्रीका का पहाड़ी गोरिल्ला, उसी तरह से मेडागास्कर का आप देखेंगे तो ल्यूमर, ये सारे जो है ये असामान्य वन्य जीव है, और यहाँ लोग इको टूरिज्म जाके इन सबको देखते हैं। तो अब देखते हैं, और खास करके आप देखेंगे इसमें एक ऐसा गैलापागोस द्वीप समूह है, यहाँ ऐसे स्पीसीज पाए जाते हैं, यहाँ बहुत छोटा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं जो दुनिया में अन्य जगह नहीं पाए जाते। तो इस तरह के स्पीसीज में जो इको टूरिज्म देखने लोग जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं नहीं वहीं जाते हैं, तो वहाँ के उद्योग, वहाँ के जो इको टूरिज्म, उसको फायदा होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सारी चीजें भी समाप्त हो जाएगी।
तो एक इको टूरिज्म के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी का होना। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम जैव विविधता के लिए मतलब जो है सो खतरा क्या क्या इसके खतरे हैं, क्या क्या इसके जो संकट में आ रहा है। तो इसमें पहला जो है वो हम जानते हैं वनों की कटाई, यानी जंगल को जो हम बेतरतीब तौर पे काट रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, तो विभिन्न विविधता में जैसे मानवीय गतिविधियों का खतरा है, यानी जैव विविधता को, इनमें खेतों में लकड़ी के लिए जंगलों की कटाई। अब आप देखिए जंगलों की कटाई आप करते हैं साहब, खास करके वो प्रजाति समृद्ध, खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जंगल को जो हम काटते हैं। खास करके अभी जब ब्राजील में आप देखेंगे जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है दुनिया का, उसमें जंगल की कटाई काफी तेजी से हुई थी। जब वो ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो थे तो उन्होंने काफी तेजी से काटा था। तो इससे क्या होता है कि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगा। उसी तरह से जैव ईंधन प्रदान करने के लिए, जैव ईंधन जो बायोफ्यूल्स होता है, उसके लिए जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो हम लोग एनर्जी क्रॉप्स कहते हैं या ऊर्जा फसलें कहते हैं, ये उगाई जाती है। जैसे हम जानते हैं कि नहीं, आप बायोफ्यूल पे आएंगे, ये पे आएंगे, तो बायोफ्यूल जब आप उगाते हैं तो आप डेफिनेटली उस एरिया के बायोडायवर्सिटी को आप नष्ट करते हैं। तो ये जैव विविधता के लिए एक घातक कदम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक पहले से जंगल था और इस जंगल में 1500 स्पीसीज थे, जिसमें जानवर थे, मतलब पौधे, पेड़ पौधे के, जंतु के, सबके स्पीसीज 1500 थे। ठीक है, ये 100 एकड़ में था, 100 एकड़ में था, फैला हुआ। अब क्या होगा कि सरकार क्या बोलेगी कि साहब देखिए ये जंगल में यहाँ हमको माइनिंग करना है, या आगे हम देखेंगे वनों की कटाई, या खेती करना है, या लकड़ी लेना है, जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं वनों की कटाई। अब वो क्या करेंगे, ये पूरा 100 एकड़ को काट देंगे, ले जाएंगे लकड़ी जंगल में ये सब, और बोलेंगे कि साहब देखिए हम तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं, अब ये 100 एकड़ में हम काटे, हम 200 एकड़ में लगा देंगे वन, नया वन। आपको क्या तकलीफ है साहब, तो वो क्या करेंगे 200 एकड़ में लगा देंगे। अब आप बताइए 200 एकड़ में जो लगाया इससे दूना जगह हो गया, ये 200 एकड़ हो गया साहब। अब ये 200 एकड़ में लगाने पर क्या होगा कि वो कितने स्पीसीज लगेंगे। अब यहाँ आपको कितना था, 1500 स्पीसीज था, और यहाँ वो मुश्किल से 2 स्पीसीज लगाएंगे, 4 स्पीसीज लगाएंगे, बहुत होगा तो 10 स्पीसीज लगा देंगे, और आगे जाइए तो 50 स्पीसीज, उससे ज्यादा क्या लगाएंगे, अब बहुत होगा तो 100। फिर भी आप देखिए कि इसका मतलब है कि इसका 100 स्पीसीज लगा तो 1400 स्पीसीज लॉस हो गया। तो हमारा बायोडायवर्सिटी तो लॉस हुआ, आपका फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है, लेकिन बायोडायवर्सिटी तो हमारा लॉस हो रहा है। तो बायोडायवर्सिटी को अगर लॉस से बचाना है, उसको अगर, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा आपको वनों की कटाई है। वनों की कटाई यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से काटा गया। तो अब यहाँ जैसे पहले कई तरह के स्पीसीज थे, खास करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें कई तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, उसमें एक तरह का स्पीसीज आप लगा दें। और खास करके जब बायोफ्यूल की बात करते हैं तो एक ही स्पीसीज होता है ज्यादातर, जट्रोबा का पेड़ होता है, उसी को लेके बायोफ्यूल लोग बनाते हैं। लेकिन नॉर्मली आप वहां का बायोडायवर्सिटी को तो आपने नाश कर दिया। तो ये बहुत ही एक खतरा है वनों की कटाई। आगे चलते हैं हम लोग, खनन एवं जलवायु परिवर्तन। तो दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है खनन, और तीसरा आप जानते हैं इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं इसको भी एक एक करके। जैव विविधता के लिए एक और खतरा खनन है, जैसे कि बॉक्साइट का खनन। अब यहाँ देख लीजिए, ये बॉक्साइट का खनन है, तो ये भी आप देख सकते हैं इसको, जो केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तीव्र रासायनिक अपक्षय, यानी जो रासायनिक अपक्षय होता है, ये आप जानते हैं अपक्षय क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। तो आप हमारे मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लें इसी चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। आप 300 से भी ज्यादा वीडियो, बहुत सारे वीडियो हमने डाला है, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे वीडियो है, 350 से भी ज्यादा वीडियो है। तो ये सारे वीडियो को आप जरूर देखिए, इसमें बहुत ही एक एक चीज करके हमने दिया है, और ये पूरी तरह से फ्री अवेलेबल है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो समान रूप से समुदायों का विकास, और जैसे कि आप देखिए कि आप क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास विकास विकास, लेकिन ये विकास किस तरह से,
ये विकास अगर आप प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र को नाश करके करते हैं तो ये विकास नहीं है। ये क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। कहिए कैसे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप विकास कर दिया, वहां रोड जंगल से निकाल दिया। जंगल में कितने थे, 2000 स्पीसीज थे, आपने उस सबको हटा के वहां रोड बना दिया और कहा कि नहीं साहब, हमने 1 किलोमीटर या 50 किलोमीटर रोड बनाया है, 100 एकड़ हमने दिया या 500 एकड़ या 1000 एकड़ हमने दिया, तो हमने 2000 एकड़ में जंगल लगा दिया। आपने 2000 एकड़ में जंगल लगाया, उसमें कितने स्पीसीज हुए, यहाँ आपने 2000 स्पीसीज को लॉस किया, वहां आप मुश्किल से 50 स्पीसीज लगाएंगे। जंगल तो आपको दिखेगा लेकिन बायोडायवर्सिटी आपने नाश कर दिया। तो ये खनन बहुत ही घातक है हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए। दूसरी चीज जो है, आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन जो आ रहा है, तो अब इन सब को हम देखें अगर जलवायु परिवर्तन के बाद, तो इसको हम कैसे रोक सकते, कैसे इससे हम इसको कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो इसको हम देखें तो पहला तो है वन्य जीव और प्राकृतिक का संरक्षण हम करें। वन्य जीव और प्राकृतिक का संरक्षण का अर्थ ये हो गया कि जैव विविधता की रक्षा के लिए कोई आसान, अब मान लिया कि हम कैसे रक्षा करेंगे जैव विविधता, तो कोई एक इसका उत्तर जो हम यहाँ लिखे, इसका उत्तर कोई आसान नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में इस पे बातें चल रही है कि कैसे जैव विविधता को रोका जाए। बहुत सारी ट्रीटीज बनी, बहुत सारे ये सारी चीजें बनी। ये सारी ट्रीटीज क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इसको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, अपने क्लास में। तो प्लीज आप लोग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों से थोड़ी सी शिकायत तो जरूर है कि आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह से और वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए, तो इसको बहुत अधिक मानवीय घुसपैठ से बचाने में, चूंकि इसमें एक चीज और है, आप देखेंगे तो एक तो है कि शॉर्टकट कोई आंसर नहीं है, लेकिन कई समाधान है, इसके कई समाधान जो एक दूसरे से मिलकर सर्वोत्तम आशा प्रदान कर सकते हैं, यानी आशान्वित है कि ये होगा। इसमें वन्य जीव और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र जो रिजर्व हम लोग बनाते हैं, जहां प्रिजर्व रहता है, ये सारी चीजें नाजुक परिस्थिति तंत्र में बहुत अधिक मानव घुसपैठ को बचाने से ही रोका है बहुत सारे। तो इसमें एक तो आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से होता है, कुछ तो संरक्षण सरकारों और कानूनों का परिणाम है, कानून बना दिया सरकार, उस पर ये कर लिया। लेकिन अन्य जो है सो सरकार के बाहर निजी फंड, यानी जो है वाइल्ड लाइफ फंड है, बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारे ये हैं, उसके द्वारा बनाए गए। अगर हम सोच समझ के काम किया जाए तो गवर्नमेंट और जो संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट के बाहर की संस्थाएं, ये दोनों मिलकर बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। और बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं आप, तो हम सब मिलकर बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा वैसा कि जिसमें जो भी डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं, वो विनाश है, एक हिसाब से समझिए। आप जो भी पुराने बायोडायवर्सिटी, आप हिमालय एरिया में देखें कितने फ्रजाइल एरिया है, वहां आपने बड़े बड़े रोड बना दिए, तो वो आपको भूकंप आएगा ही, आपको जोशीमठ गिरेगा ही, क्योंकि आपने वहां डेवलपमेंट के नाम पे उस एरिया को तबाह कर दिया, उसके बायोडायवर्सिटी को तबाह कर दिया, जो काफी जरूरी था मानव के लिए। उसकी क्या महत्व था जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरा चीज जो है प्रजातियों का पुनः प्रवेश, इससे भी हम बचा सकते हैं, यानी री इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज। तो कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों को उन क्षेत्र से लाकर बसाया जाए, मतलब उन क्षेत्रों से फिर से लाया गया जो कभी उनका निवास स्थान हुआ था, लेकिन जहां से वो गायब हो गए। जैसे कि चीता, पहले चीता पूरा इंडिया में पाया जाता था, पूरा साउथ एशिया में पाया जाता था, लेकिन अब चीता यहाँ नहीं पाया जाता, पूरा इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। तो अब उसको हमने क्या किया, री इंट्रोडक्शन किया। तो री इंट्रोडक्शन भी जो चीता का होता है तो वो भी कर सकते हैं। तो कैसा होता है ये पुनः प्रवेश या री इंट्रोडक्शन, क्या होता है, इस पे भी थोड़ा चर्चा हम लोग कर ले। तो इसमें आमतौर पर क्या होता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र से कुछ चुनिंदा जंतुओं को वहां लाया जाता है जहां वो पनप, वहां से लाया जाता है जहां वो पनप रहे होते हैं। जैसे कि इंडिया में लाया गया, कहां से, नामीबिया से चीता को, वहां वो अच्छे तरह से थे, पनप रहे थे, वहां से चीता को हमने यहाँ इंडिया ले आया। अब इंडिया में लाने के बाद क्या होता है, उस स्थान पर पहुंचा जहां पहले से होता था। इस मामले में जीन
और बीज बैंक भी बहुत महत्वपूर्ण है दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए, और ये सुरक्षा प्रदान करते हैं डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कई जीन भी संरक्षित किए जाते हैं, कई बीज भी संरक्षित किए जाते हैं, और इसको एक जगह जमा भी करने का प्लान है। बहुत सारे ऐसे प्लान है, ये करंट अफेयर्स में आता रहता है। ये हम आपको जरूर करंट अफेयर्स का जो शॉर्ट वीडियो आ रहा है मेरा वो बनाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है कि आप लोग प्लीज इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, और इसमें सब्सक्राइबर भी आप मतलब नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे थोड़ी सी तो चिंता होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद आप देखते हैं कि इस तरह का एनिमेशन, इस तरह का समझाने के बाद भी और आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो प्लीज आपसे यही अनुरोध करते हैं कि इसको जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से जो बच्चे हैं, जो लोग चाहते हैं कि मदद करना, वो मदद भी कर सकते हैं। और आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप पे जाके रेगुलर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स उसमें आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए, PT और मेंस के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस में भी इस बार हमारा 4 क्वेश्चन सीधा सीधा आया था, और PT में तो आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 20 प्लस क्वेश्चन जो है 2 साल से लगातार आ रहा है, 2023 और 2022 से। और 2024 में भी आपको मैं गारंटी देता हूं कि 20 प्लस क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि 30 के आसपास वो रहे। तो इसीलिए अब हम जल्द ही नवंबर फर्स्ट वीक से हम अपना टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज शुरू में आपका फ्री है। अगर आप लोग इसमें फ्री इस तरह से है कि पूरी तरह से टेस्ट सीरीज फ्री है, लेकिन अगर आप उसमें से सर का मदद करना चाहें तो आप जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको स्कैन करके जितना भी कंट्रीब्यूट करें, इसको कोई फीस नहीं, लेकिन जो भी कंट्रीब्यूट करें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत